हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन पन्नों की जहां से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध जहां से अंग्रेज अपने भारत में पैर पसार रहे थे, वहां अपना विकास कर रहे थे, अपने किले बना रहे थे, अपनी सेना को बढ़ा रहे थे। प्लासी एक ऐसी जगह जहां पर कभी पलाश के फूल हुआ करते थे। वर्तमान समय में ये बंगाल में बांग्लादेश के हिस्से में है और मुर्शिदाबाद से 20 मील की दूरी पर ये जगह आज बांग्लादेश में स्थित है। तो वहां पर प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 की ये बात है। एक तरफ बंगाल की सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना थी। अंग्रेजों में सेनापति जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो अपना नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम प्लासी के युद्ध की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 23 जून 1757 अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, अपने 3 सेनापतियों के साथ यारलुग खां, राजा दुर्लभ राय और मीर मदन। जो मीर जाफर थे ये भी सेनापति थे, लेकिन ये सबसे प्रमुख सेनापति थे और ये पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल में अगर देखें तो बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 से भी अधिक सैनिक थे और 50 तोपें थी। और अंग्रेजों की तरफ से देखें तो मात्र 3 से 4,000 सैनिक थे और तोपें थी 10, और नेतृत्व करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कभी भी अंग्रेज बंगाल के सेनापति नवाब सिराजुद्दौला से अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो कभी भी जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन ये महज एक लड़ाई नहीं, एक षड्यंत्र था जो कि मीर जाफर के द्वारा रचा गया था। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि युद्ध एकमात्र उपाय नहीं होता। युद्ध से पहले जो बहुत सारी चीजें होती है वहां से युद्ध शुरू होता है। तो इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल में अंग्रेजों की नजर थी और बंगाल में अंग्रेज अपनी किलेबंदी कर रहे थे। वहां पर अपना फोर्ट विलियम कॉलेज और जो फोर्ट किला है वो बना रहे थे। तो ये नजर पड़ी सिराजुद्दौला की और सिराजुद्दौला ने उस किलेबंदी को बंद करवा दिया। सबसे पहले अंग्रेज भारत में व्यापार करने ही आए थे, बंगाल में भी वो यही कर रहे थे। तो किलेबंदी की परमिशन अलीवर्दी खां से लेकर के किला बनाने लगे। लेकिन क्या हुआ कि किला बनाने तक तो ठीक था, लेकिन किले में वो अपनी सेना भी रखने लगे। तो जिससे कि एक संशय पैदा हो गया राजा के मन में, नवाब के मन में, कि अगर ये लोग अपनी सेना यहाँ रखने लगेंगे तो सेना क्या करेगी, फिर कभी इनसे लड़ाई भी कर सकती है। तो इसलिए नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उस सेना को वहां से भगाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक भगाया भी। वो किले के पास गए और अपनी सेना सहित गए और वहां पूरे किले को घेर करके उस सेना यानी जो भी बंदूक लिए थे उस समय के जो अंग्रेज सैनिक थे उनको मारा। और मार करके क्या किया कि क्रोध तो पहले से ही व्याप्त था, रोष उनमें पहले से ही था अंग्रेजों के खिलाफ, कि जो उनके दादा थे अलीवर्दी खां, उन्होंने कहा था कि इनसे हमेशा होशियार रहना। तो उन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में 18x14 के कमरे में 146 लोगों को, जो सैनिक थे, उनको बंद कर दिया। अब छोटे से कमरे में अगर 146 लोग बंद कर दिए जाएंगे तो रात भर में घुट के 123 लोग मर गए, बाकी लोग ही जिंदा बचे। तो एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। तो ये इतिहास में एक ब्लैक ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से अंग्रेज इसे कहते हैं। ये घटना थी एक। तो अंग्रेजों का भी जो नवाब के प्रति जो रुख था वो अच्छा नहीं था। अंग्रेज भी चाहते थे कि नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाया जाए। वो कोई उपाय ढूंढ रहे थे और उपाय के रूप में विकल्प उनके सामने उभर करके आया मीर जाफर। मीर जाफर एक लालची व्यक्ति था और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मीर जाफर की जो बुआ थी सरफुन्निसा, सरफुन्निसा का विवाह यानी सरफुन्निसा की शादी जो हुई थी वो हुई थी अलीवर्दी खान के साथ। अलीवर्दी खान 1740 से
1956 तक बंगाल के नवाब रहे थे। तो उनके साथ सरफुन्निसा का विवाह हुआ था। तो मीर जाफर की एंट्री यहाँ से होती है। ये अली वर्दी खां के भतीजे होते हैं और जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति आगे चल करके बनते हैं। अगर बंगाल के नवाबों की बात करें तो जब मुगल शासन कर रहे थे अंग्रेज से पहले भारत में दिल्ली पर मुगलों का शासन था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल प्रशासन ढीला पड़ जाता है। तो कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो उसमें से एक राज्य उभर करके आता है बंगाल और बंगाल की उस समय राजधानी थी मकसूदाबाद और मकसूदाबाद के जो सूबेदार थे वो थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1704 से वहां के सूबेदार नियुक्त थे और 1704 से वहां की सूबेदारी को संभाल रहे थे। लेकिन औरंगजेब ने 1704 में वहां का शासन इनको दिया था और औरंगजेब के कहने पर ही मकसूदाबाद का नाम बदल करके उस शहर का नाम बदल दिया इन्होंने और उसको कर दिया मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में फिर मुर्शिद कुली खान शासन करने लगे और जब औरंगजेब 1707 में मृत्यु हो जाती है तो 1717 में क्या करते हैं, ये अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। इससे पहले ये मुगलों के अधीन राज्य को मानते थे लेकिन 1717 में ये स्वतंत्र हो जाते हैं, कह देते हैं कि हमारा खुद का बंगाल है। 1717 से 27 तक रहते हैं। फिर मुर्शिद कुली खान के जो दामाद होते हैं वो होते हैं सुजाउद्दीन। ये 1727 से 39 तक शासन करते हैं। उसके बाद नवाब बनते हैं सरफराज खान जो कि 39-40। इसके बाद ये इनके सेनापति होते हैं अली वर्दी खान। सरफराज खान के सेनापति अली वर्दी खान ये क्या करते हैं, अली वर्दी खान सरफराज खान को मार देते हैं और मार करके खुद बंगाल के नवाब बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बंगाल के नवाबों की सूची रहती है। अली वर्दी खान 1740 से 56 तक बंगाल के नवाब बनते हैं और 1740 से 56 तक और इनकी 1756 में अप्रैल 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है कि अली वर्दी खान के जो शादी होती है वो होती है मुगल शासक में सरफुन्निसा से और इनके जो बुआ होते हैं भतीजे होते हैं वो होते हैं मीर जाफर। तो इनके अली वर्दी खान के पुत्र नहीं होते हैं, 3 पुत्रियां होती हैं, 3 बेटियां होती हैं। कौन कौन सी? घसीटी बेगम, मुनीरा बेगम और अमीना बेगम, 3 बेटियां होती हैं। तो अपनी इनके पुत्र नहीं होते हैं तो इसलिए ये अपने खुद के बेटे को, जब था ही नहीं तो शासन कहां से सौंपते। अब इनकी मृत्यु से पहले इन्हें बंगाल का नवाब तो किसी ना किसी को बनाना ही था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब उससे पहले घसीटी बेगम का जो तीनों पुत्रियां थी, तीनों की शादी जो की थी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो जगह के थे, एक सूबेदार के पद पर तैनात थे, वहां पर इनकी शादी करते हैं। और जो घसीटी बेगम है इनका एक पुत्र था जो दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ जिसका नाम था इकराम उद दौला। और मुनीरा बेगम का एक बेटा था शौकत जंग जो कि बाद में इसी बंगाल का जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसी में शामिल था। इसने भी गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के खिलाफ। और इसके बाद जो छोटी पुत्री थी अमीना बेगम का बेटा होता है सिराजुद्दौला बचपन से ही होनहार थे और इनको जो इनके नाना थे अली वर्दी खान, नाना ही हुए, तो नाना अली वर्दी खान सिराजुद्दौला को बहुत पसंद करते थे क्योंकि इसमें शासक के सारे गुण थे। और अपनी मृत्यु से पहले 1756 में ये अली वर्दी खान सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। उस समय सिराजुद्दौला मात्र 23 साल के थे। तो 23 साल की उम्र में नवाबी मिलती है इनको बंगाल की, सिराजुद्दौला को। तो यहाँ से शुरू होता है टकराव और ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, वही ब्लैक होल ट्रेजेडी, अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करके मार देते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है सफर अंग्रेजों का। और अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो सिराजुद्दौला के बहुत खिलाफ हो जाते हैं, सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने की कोशिश करते हैं। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, बंगाल में व्यापार कर रहे थे, व्यापार को चाहते थे कि टैक्स फ्री हो जाए और व्यापार के चलते ये और भी एवज चाहते थे, कर में छूट चाहते थे वगैरह वगैरह, इनके बहुत सारे काम थे। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि 1746 से 48 में कर्नाटक युद्ध। अब कर्नाटक युद्ध का संबंध इस युद्ध से कैसे है कि जो ये युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, अंग्रेज लड़ रहे थे और भारत में
अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, और फ्रांस की तरफ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस की थी, वो भारत में व्यापार करने आई थी। तो वो फ्रांस की और ब्रिटिश की दोनों की आपस में कर्नाटक युद्ध में लड़ाई चल रही होती है। और ये 3 युद्ध होते हैं, 1746 से 48 में, दूसरा 49 से 54 में, और तीसरा 57 से 63 में। तो अंग्रेज भारत में केवल प्लासी के युद्ध में ही नहीं होते हैं, ये पूरे भारत में जहां जहां पर थे वहां वहां पर इनकी लड़ाई चल रही होती है। अब 1757 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों की सेना विभाजित थी। वहां पर 3000 सैनिक, 3000 से 4000 सैनिक बंगाल में थे, और कुछ सैनिक कर्नाटक युद्ध में भी शामिल थे। जब युद्ध होता था तो ये सारे सैनिक अपने इकट्ठे कर लेते थे, एक साथ कर लेते थे लड़ाई के पर्पज से। तो यहाँ पर ये युद्ध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक के युद्ध में ये शामिल थे फ्रांस और ब्रिटिश वाले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इससे संबंधित हो जाता है। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध एक तरह से एक धोखा था। अब इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। अब मीर जाफर, चूंकि मीर जाफर को ही क्यों मिलाया, बाकी जो इसके सेनापति थे इनको क्यों नहीं मिलाया? मीर जाफर जो था वो मुगलिया सल्तनत से संबंधित था, और इसको अंग्रेजों ने लालच दिया कि भाई अगर तुम हमारी तरफ हो जाते हो और हमारी सहायता करते हो, नवाब सिराजुद्दौला को मारने में या युद्ध को हारने में हमारी मदद करते हो, तो हम आपको बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे। अब ये आ जाता है लालच में, मीर जाफर लालच में आ जाता है। तो मीर जाफर क्या करता है, युद्ध से 2 दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो जाता है, रॉबर्ट अंग्रेजों के पक्ष में हो जाता है कि ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे। तो क्या होता है कि इस युद्ध में, युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और 20 जून 1757 को मीर जाफर अंग्रेजों की सेना में या रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं, धोखेबाजी या दगाबाजी करने का वादा कर देते हैं। तो प्लासी का युद्ध जब होता है तो सुबह 8 बजे से, सुबह के समय से, प्रातः काल से युद्ध आरंभ होता है। अब प्लासी जो है बंगाल में एक ऐसी जगह है, अब भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो वहां पर मानसून की स्थिति जून के महीने में बनी रहती है, वर्तमान में भी और उस समय भी। तो क्या होता है कि जब युद्ध शुरुआत हुई तो बारिश नहीं हुई थी, 2 घंटे 3 घंटे के बाद बारिश शुरू हो गई। और जो मीर जाफर थे, नवाब सिराजुद्दौला का पूरा भरोसा था मीर जाफर के ऊपर कि ये हमें युद्ध को जिता देंगे, और लग भी ऐसा रहा था। भाई इतनी अगर सेना में अंतर होगा तो कोई भी राजा ये सोचेगा कि युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे आसानी से। तो क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में नहीं गए, मीर जाफर को ही भेज दिया, और मीर जाफर ने ऐसा भरोसा दिलाया कि हम अंग्रेजों को हरा देंगे, मार देंगे। तो हुआ क्या कि मीर जाफर मुख्य सेनापति था, और बाकी जो सेनापति थे ये अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ में विभाजित थे। तो यार लुफ खां और राजा दुर्लभ राय और मीर मदन, एक एक टुकड़ी को मीर जाफर ने युद्ध में अंग्रेजों की तरफ भेजा। और जब एक एक टुकड़ी सेना एक साथ जाती है तो युद्ध का प्रभाव दूसरा होता है, एकदम से सेना पूरी चढ़ाई कर देती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके सेना को इसने आगे भेजा। किसने? मीर जाफर ने। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जब थोड़ी थोड़ी सेना आती है तो अंग्रेज उस टुकड़ी को मार देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से ये तीनों जो सेनापति होते हैं ये मर जाते हैं। जब ये तीनों सेनापति मर जाते हैं तो खबर पहुंचती है नवाब सिराजुद्दौला के पास कि हमारे सेनापति मर गए हैं। तब जो नवाब सिराजुद्दौला हैं ये युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, पलास यानी प्लासी नाम की जगह पर ये पहुंचते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब ये तीनों लड़ रहे थे, लड़ाई के मैदान में थे, एक एक बारी बारी से टुकड़ी को लेकर के, तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब नवाब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं तो वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। और तोपों में जो गोले थे, जो गोला बारूद था, इनके पास भी था और इनके पास भी था। अंग्रेजों के पास 10 तोपें थी, जबकि बंगाल के नवाब के पास 50 तोपें थी जो युद्ध में शामिल करी गई थी। लेकिन मीर जाफर ने तोपें नहीं चलवाई, और मीर जाफर ने क्या किया, इससे पहले युद्ध तो लड़े नहीं थे, इसलिए इसे पूरे युद्ध का ज्ञान नहीं था। और पहली बात, ये तो अंग्रेजों की तरफ था, न वह बंगाल की तरफ से था ही नहीं। तो इसलिए युद्ध में बारिश जब हुई तो पूरा गोला बारूद जो था वो सब भीग गया। अब गोला बारूद भीग जाएगा तो युद्ध आधा तो वैसे भी हार गए, और लड़ाई में
सारे सैनिक जो थे वो अधिकतर सैनिक इस युद्ध में यारलुग खां की टुकड़ी और राजा दुर्लभ राय की टुकड़ी और मीर मदन की टुकड़ी, ये टुकड़ी पहले ही समाप्त हो चुकी होती है, लड़ाई में हार चुकी होती है, मर चुकी होती है। तो वहां पर मीर जाफर की साथ जो थोड़ी बहुत सेना बची कुची होती है वो युद्ध के लिए सज्ज होती है। जब नवाब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं तो मीर जाफर को अपने सर की पगड़ी या अपना जो सिंहासन का पूरा वो होता है वो दे देते हैं कि अब आपके हाथ में है सब कुछ, आप ही हमें जितवा सकते हैं इस युद्ध में, वरना हम इस युद्ध में विजयी नहीं होंगे। तो मीर जाफर यहाँ पर भी कहता है कि हाँ ठीक है, हम पूरा चार्ज लेते हैं अपने अंडर में और अंग्रेजों को हरा देंगे। तो यहाँ एक बार फिर से विश्वास होता है मीर जाफर को कि ठीक कह रहा है ये, और इसको पूरा सौंप देते हैं चार्ज। तो क्या होता है, मीर जाफर सेना की टुकड़ी को आगे भेज देता है, खुद नहीं जाता है। सेना की टुकड़ी जाती है तो सेना की टुकड़ी फिर हार जाती है। अब तो कोई बचा ही नहीं। जब मीर जाफर और नवाब सिराजुद्दौला बचे तो मीर जाफर ने क्या किया कि धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम, अपनी बेटी का विवाह किया था इसने मीर कासिम नाम के व्यक्ति से। तो ये जो है मीर कासिम क्या करता है, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध का अंत होता है और एक नवाब की मृत्यु होती है, और यहीं से शुरुआत होती है बंगाल में अंग्रेजी शासन की। अब इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और अब बंगाल में अंग्रेजों का शासन किस तरह से आया है। अंग्रेजों में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने वादा किया था किससे, मीर जाफर से, कि बंगाल का नवाब हम आपको बनाएंगे। तो बंगाल का नवाब तो इन्होंने बनाया, लेकिन क्या किया कि अपनी कठपुतली के रूप में इसको इस्तेमाल किया। अपनी कठपुतली के रूप में मतलब कि पूरा शासन का जो प्रशासन का सेना का खर्च था वो पूरा राज्य पर दिया, और खुद अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरफ पूरा रेवेन्यू सिस्टम, जो कर संग्रहण का मामला था, कर जो टैक्स इकट्ठा करता था प्रशासन, वो पूरा अपने पक्ष में ले लिया। तो इस तरह से मीर जाफर के पक्ष में कुछ फैसले हुए ही नहीं और इनको पैसा कम मिला। रुपया पैसा जब नहीं मिला तो ये अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट रहने लगे। अब इनका शासन शुरू होता है 1757। अब ये 23 जून 1757 में युद्ध होता है और इसके बाद 30 जून या 1 जुलाई से यहाँ से शुरू होता है मीर जाफर का शासन काल। तो मीर जाफर भी अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। इस तरह से अंग्रेज अपनी शासन की जो जड़ है वो इस युद्ध के पश्चात भारत में जमा लेते हैं और यहाँ से शासन शुरू करते हैं। अब मीर जाफर का बेटा नहीं, दामाद जो होता है मीर कासिम, ये 60 के बाद 1760 के बाद शासन संभालता है। इसकी भी कठपुतली के रूप में होता है। ये अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी सेना या जो अंग्रेज के अधिकारी होते हैं अपने ही पक्ष में इस्तेमाल करते हैं बंगाल के शासन प्रशासन का। इसके पश्चात जो मीर जाफर और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब तो बनते हैं लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। प्रशासन वास्तविक रूप से तो अंग्रेज ही कर रहे थे, लेकिन ये दोनों केवल कठपुतली के तौर पर थे। तो यहाँ पर जो असंतोष था अंग्रेजों और मीर जाफर मीर कासिम के बीच, ये धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेता है और यहाँ मीर कासिम यानी बंगाल के जो नवाब थे ये अंग्रेजों के खिलाफ फिर से हो जाते हैं और यहाँ पर परिणति होती है एक युद्ध की, जो कि 1764 में होता है, जिसको कहते हैं हम बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध, अब यहाँ तो जो सेना नवाब थे वो बंगाल के ही थे जो कि भारतीय नवाब थे। तो यहाँ पर जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ से पूरी तरह से स्थिति बदल जाती है और बंगाल में जो अंग्रेज थे वो अपने पैर जमा चुके होते हैं। अब यहाँ जो कर्नाटक का युद्ध इधर चल रहा था 1757 से 63 तक चला है। तो देखो जब यहाँ मीर जाफर को इन्होंने शासन दिया तो मीर जाफर से क्या लिया, पैसा और वहां के संसाधन, व्यापार अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। तो जिसके पास पैसा होगा युद्ध तो वही जीतेगा। तो यहाँ से क्या करते थे, ये बंगाल से पैसा लेते थे और अंग्रेजी सेना का जो खर्च था वो सब उठाते थे और वहां कर्नाटक में फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी से वहां युद्ध करते थे। तो इन्होंने फ्रांस को भी यहाँ से 1763 में हरा देते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। तो यहाँ से असल में भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हो जाती है।
तो बक्सर का युद्ध क्या है और क्या इसकी कहानी है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज हमने बात करी प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का युद्ध किस तरह से हुआ और क्या क्या इसके फैक्ट थे, ये सभी इंपॉर्टेंट जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है, जो भी एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।